When the leader of the house is speaking, don't disturb. And the मैं- time the opposition also. सदन में और चंद्रशेखर साहब का बर्थडे किसका चंद्रशेखर साहब बहुत बहुत बधाइयाँ। अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैंने अल्पमत की सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने में अल्पमत की सरकार थी। किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि वो नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव जी भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे थे। उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या क्या किया गया, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी यह समझ में नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने के बजाय प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया। जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। 2 दिन बहस चली है, अब समाप्ति होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर अभी अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं वो क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा। आरोप लगाए जाए तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में या मीडिया में जो कुछ छपता है उसको दोहरा दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी 13 महीने हुए मेरी सरकार। हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राज करता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बनना निश्चित था। अंत समय में भी हमने राष्ट्रपति जी को कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए, और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नहीं है। अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है, आप निमंत्रण दीजिए,
हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे, लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 13 महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है। मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे, हम किसी को साथ नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ऐसा लगता है कि पचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं। हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है। हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे, अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े, एक कार्यक्रम के आधार पर लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो नेशनल एजेंडा देश के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आज हमें हटाने के लिए, और यह निषेधात्मक रवैया, नकारात्मक रवैया है। ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से ये कहते रहे हैं कि भारत की राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है, उसमें क्षेत्रीय दलों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार यह हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वो प्रदेशों की आशाओं और अपेक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। तेरह महीने हम सरकार चलाते रहे, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं जो बाद में हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आपत्तिजनक। उनसे मतभेद हुए, लेकिन देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नहीं। यह एक अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 98 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निंदा की, वो स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूं, बाय देयर वेरी नेचर रीजनल पार्टीज लैक ए नेशनल पर्सपेक्टिव and can never rise above local ethnic considerations. They adopt populist platforms for coming to power. They incite narrow linguistic or ethnic sentiments. Very soon these agendas become a recipe for economic disaster and social turmoil. अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में ये आकलन है तो उनके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज के बारे में टिप्पणी की। मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूं, हमारे वाम मार्गी मित्र उसको सुन लें। As for the left parties, even after 7 decades, the CPI and the CPM have not been able to integrate themselves into the national mainstream. ये गंभीर आरोप है। ये कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उद्घोषणा है। अब शायद इसीलिए गठबंधन हो रहा है कि लेफ्ट पार्टी को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। जनता दल
असमंजस में था। पता नहीं उसने क्या फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना चाहिए। मैं उद्धृत कर रहा हूं, द जनता दल वॉज बॉर्न इन ए कन्वल्सिव फिट ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म इन 1989. It is a collection of disparate groups and embittered individuals driven by egos. It can hardly be called a serious political formation. Like an amphibia, it lives on splitting itself into smaller and smaller groups. Its platform of social justice is hollow and is just a misleading cover for the practice of a divisive caste politics. Unquote. अगर मिलन का यह आधार बनने वाला है तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखती है। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है और उसके लिए और मेरी सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वो क्या एक विचार से अनुप्राणित है? क्या कोई कार्यक्रम है? क्या नेतृत्व एक है? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइए, हम 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं? ये जनादेश से बनी है। अगर किसी को जनादेश था तो वो हमको था, आपको तो नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। Please, there should not be any running commentary, please. What is this? No, running commentary. नेशनल एजेंडा है। No running commentary, please. हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नेशनल एजेंडा 5 साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्यावधि में पूरा करने का हमारा इरादा है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली तो देश की जो स्थिति थी उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा, यह अधिकारपूर्ण दावा है कि हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई है। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था।
हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा, खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते हैं, युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, 2 शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है। इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है।
और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। मैं नहीं समझता भारत में कभी ऐसी सरकार आएगी जो दबाव में काम करे, लेकिन ऐसी सरकार आ चुकी है, ये मुझे मालूम है। क्या हमारे परमाणु परीक्षण से पहले जो सरकारें थी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो इस संबंध में आगे नहीं बढ़ना चाहती थी? पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमण ने जो वक्तव्य दिया है, और वो उस समय रक्षा मंत्री थे, जिस पद पर बाद में मुलायम सिंह जी आरूढ़ हो गए। वेंकटरमण जी ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि तैयारी हो गई थी परीक्षण की। पोखरण जाने के लिए सारा सामान प्रस्तुत था। मैं परीक्षण के समय उपस्थित रहने वाला था, लेकिन परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम काम करेंगे? क्या अपनी रक्षा के मामले में हम स्वयं निर्णय नहीं करेंगे? दबाव तो हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमने राष्ट्र की रक्षा को सर्वोपरि स्थान दिया है। हम दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। देश की स्वतंत्रता, देश की सर्वप्रभुता, यह सुरक्षित रहना चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी सामाजिक न्याय की स्थापना के काम में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर सीमाएं क्षुण्ण रहेंगी तभी देश के मानस को निर्माण के कार्य की ओर परिश्रम की पराकाष्ठा करने की दृष्टि से प्रवृत्त किया जा सकता है। हम 3 बार हमलों के शिकार हुए। ऐसी नौबत फिर से नहीं आना चाहिए। हम किसी पर हमला करने की तैयारी नहीं करते, इरादा भी नहीं रखते। मुझसे यह सवाल पूछा गया है कि पोखरण 2 और लाहौर की बस यात्रा, इनमें क्या संबंध है? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अपनी रक्षा की शक्ति और फिर मित्रता का हाथ, ईमानदारी से मित्रता का हाथ। लेकिन आत्मरक्षा की तैयारी भी ईमानदारी से। मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि जब 77-78 में जनता सरकार बनी थी, श्री मुरारजी भाई हमारे प्रधानमंत्री थे, तो मुझे विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया था। तब भी मैंने पड़ोसियों के साथ मित्रता के संबंध बढ़ाने का प्रयास किया था। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब तो केवल पाकिस्तान नहीं, अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे संबंध सुधरे। जो संबंध सुधरे हैं उनके बारे में कहना कि संबंध नहीं सुधरे हैं, ये राष्ट्र के कौन से हित को संवर्धित करता है? उन देशों पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दुनिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। नेपाल के साथ ट्रांजिट संधि हुई है। कलकत्ता ढाका के बीच में बस चलने वाली है, उसका परीक्षण हो रहा है। नेपाल में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं और पहला अवसर ऐसा आया है जब उस चुनाव में भारत का ही मुद्दा नहीं है। भारत को लेकर
आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी नहीं लगाई जा रही। भारत की नीति से वहां के राजनीतिक दल भी संतुष्ट है। हम किसी पड़ोसी देश में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हम किसी को अपने मामलों में भी दखल देने भी नहीं देंगे। इसलिए जब मैं लाहौर गया तो उसी समय राजौरी में हत्याकांड हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तत्काल हमने वो मामला उठाया। मैंने उनसे कहा कि अगर इस तरह के हत्याकांड होंगे तो फिर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा, और अगर सद्भावना का वातावरण नहीं बनेगा तो सहयोग के रास्ते नहीं खुलेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति आज बदल गई है। छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा। इसमें योगदान करना पड़ोसी का कर्तव्य है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन के लिए अगर श्रेय जाता है तो वहां की जनता को जाता है। वो शांति से अपना कर्तव्य, शांति से अपना जीवन निभाना चाहते हैं। अब उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। भावनाएं भड़काकर उनके हाथों से गलत काम कराने का प्रयास अब आगे सफल नहीं होगा। आजकल जम्मू कश्मीर खबरों में नहीं है। अगर है तो इस दृष्टि से है कि वहां कितने पर्यटक जा रहे हैं, वहां कितने यात्री गए, फिल्म बनाने के लिए कौन सी कंपनियां वहां इन दिनों डेरा डाले हुए। ये सुधरी हुई स्थिति का परिचायक है। उत्तर पूर्व की स्थिति को सुधारने में भी हमें थोड़ी सफलता मिली है। आगे प्रयत्न जारी है। उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए और भी कदम उठाए जाएंगे। सचमुच में ये मुद्दे पार्टी के मुद्दे नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रश्न है। कल ये कहा गया कि हमने प्रतिपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, अपने नेशनल एजेंडा में हमने कॉन्सेंसस विकसित करने की बात कही थी, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं किया। यह आरोप ठीक नहीं है। जहां चर्चा की आवश्यकता थी हमने चर्चा की है, जहां विश्वास में लेना आवश्यक था हमने विश्वास में लिया है। इतने बड़े देश और विविधता से परिपूर्ण इस देश को साथ साथ चलाना केवल सरकार के बूते की बात नहीं है, इसमें सभी पक्षों का दायित्व है। क्या प्रतिपक्ष में जब हम थे तो हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमें पहले जानकारी दे दी थी कि पोखरण में परीक्षण होने वाला है, आप प्रतिपक्ष में हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की जानकारी पहले नहीं दी जाती, लेकिन हमने उसे शिकायत का मुद्दा नहीं बनाया। और भी इस तरह के सवाल आते रहे। हमारा प्रयास है कि हम सबकी सलाह से आगे बढ़े, सबके सहयोग से समस्याओं का समाधान करें। इसमें प्रतिपक्ष को भी अपना दायित्व पूरा करना होगा। विचार विनिमय के और भी अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। कल महिलाओं के प्रतित्व के सवाल पर भी हमको आलोचना का निशाना बनाया गया। अलग अलग दलों से बातचीत हुई है। अगर ये विश्वास हो जाए कि विरोध नहीं होगा, छीना झपटी नहीं होगी, तो हम कल विधेयक लाने के लिए तैयार हैं, उसको पास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले बार
क्या कह रहे हैं? अब बात होती पॉइंट हो गई। अध्यक्ष महोदय, एक सर्वानुमति बनी थी कि विधेयक जिस रूप में उसी में पारित किया जाए और अलग अलग वर्गों को अगर प्रतिनिधित्व देना है तो उसका बाद में विचार किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब हमारे ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। सारी दुनिया जानती है कि राज्यसभा में हमें बहुमत प्राप्त नहीं। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिपक्ष के सहयोग से वहां पारित भी होते रहे। प्रतिपक्ष ने उन्हें महत्वपूर्ण समझा और वो देश की दृष्टि से आवश्यक भी थे, उसने सहयोग दिया। लेकिन प्रतिपक्ष में मतभेद के कारण जो विधेयक रह गए उनके लिए हमें दोषी ठहराना ये हमारे साथ न्याय करना नहीं है। हम उन्हें फिर से लाने का प्रयास करेंगे। जब हमने सत्ता संभाली, देश की आर्थिक स्थिति बड़ी विषम थी। कोई इनकार कर सकता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अगर संकुचित संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर भी आलोचना की जाए तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने में स्थिति सुधरी है। %5.8 जीडीपी का होना, 32 बिलियन रिजर्व और इन्फ्लेशन 4.6%, जिसे मैनेज किया जा सकता है। बीच बीच में राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण पैदा किया जाता है उसका अर्थव्यवस्था पर कितना कुछ प्रभाव पड़ता है ये हम आजकल देख रहे हैं। क्या प्रतिवर्ष ये खेल होगा? मिली जुली सरकारें, आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आपकी सरकार बनती है तो। प्रतिपक्ष के समर्थन से ज्यादा हमें समर्थन प्राप्त है। या ये सहयोग, ये मित्रता केवल हमें हटाने तक सीमित है? देश को अंधेरे में रखा जाएगा? सदन को विश्वास में नहीं लिया जाएगा? क्या इसे नैतिकता की संज्ञा दी जाएगी? जो कुछ है वो खुले में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सुरक्षा की दृष्टि से देश का मजबूत होना, आर्थिक स्थिति में सुधार, देश के भीतर शांति का और सहयोग का वातावरण, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इतना बड़ा देश है लेकिन उन्हें तत्काल रोकने की कोशिश हुई है। इन विषयों पर मेरे मित्र जो पहले बोले थे वो प्रकाश डाल चुके हैं। श्री यशवंत सिन्हा ने विस्तार से आर्थिक स्थिति की चर्चा की। उसमें क्या परिवर्तन आए हैं ये सदन के सामने रखा। इस बार अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भंडारण की व्यवस्था कम पड़ रही है। श्रेय किसानों को जाता है, हम उस श्रेय लेने का दावा नहीं कर रहे। वर्षों से अपनाई गई नीति अपने परिणाम दिखा रही है। लेकिन अगर बाढ़ आ जाए, अगर तूफान आ जाए और फसल नष्ट हो जाए तो फिर उस परिस्थिति का भी सामना करने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। मगर उस समय राजनीतिक लाभ उठाने की इच्छा पैदा होती है। इस मनोवस्था को बदलना पड़ेगा।
हमारे किसान हमारी बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्याएं हमारे सामने। पिछली बार यूरिया के दाम बढ़ाने का फैसला हुआ था। अब किसानों की ओर से, उनके संगठनों की ओर से मांग हो रही है कि किसानों का बोझा कम होना चाहिए। हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि उनका बोझा कम करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इनपुट के दाम कम हो, यह बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदा से किसान कैसे बच सकें, इसका प्रबंध आवश्यक है। फसल बीमा योजना तैयार है। कृषि नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि आपको साल भर हो गया, आप कृषि नीति नहीं बना सके। आपको तो 50 साल हो गए और आप देश को कृषि नीति नहीं दे सके। कृषि नीति बनाई जा रही है, उसमें सबके साथ विचार विनिमय की प्रक्रिया अंतिम चरण में। किसानों के हित का सवाल है, इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। पिछले सत्र में उन मेमोरेंडम को लेकर बड़ी उग्र भावनाएं प्रकट की गई थी, जिनका संबंध SC, ST और पिछड़े हुए वर्गों के रिजर्वेशन से है। रिजर्वेशन की अवधि समाप्त हो रही है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले 10 साल के लिए इस अवधि को बढ़ाने का विधेयक हम सदन के सामने लेकर आएंगे। नाइनटीन 97 में जो मेमोरेंडम निकाले गए थे, उनमें से 2 अदालत में हमारा प्रयास है कि उसमें अदालत जल्दी से फैसला करे। एक विषय को लेकर विधेयक तैयार है और उसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सेवाओं में SC, ST और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो बैकलॉग है, उसको भरने का रास्ता निकाला जाए। अभी जो व्यवस्था है वो संतोषजनक नहीं है। उसके चलते तो वर्षों तक बैकलॉग पूरा नहीं होगा, नया बैकलॉग तैयार होते जाएगा। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। इसके लिए भी सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। इस सवाल पर अपने परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों के और पिछड़े वर्ग के बंधुओं की भावनाएं हम समझते हैं। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन अब तेजी से काम होगा और जो सदस्यों की, इन वर्गों की जो इच्छा और अपेक्षा है, उसे पूरा किया जाएगा। एक प्रश्न जो काफी चर्चा का विषय बना है, करेंगे 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 बात मानी होती तो ये मसला पार्लियामेंट में ही शपथ ठीक बात है। तो जानते हुए बात कर रहे हो, हमारे भी प्रधानमंत्री है, आप कब्जा क्यों कर रहे हो? गोटा सिंह जी प्लीज हम नहीं कह सकते। गोटा सिंह जी, आपने वो नहीं किया। गोटा सिंह जी प्लीज आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, एक विषय प्लीज जिसका चर्चा में उल्लेख किया गया है, वो नौसेना के एक अधिकारी को उनके पद से हटाए जाने का मामला है।
मेरे मित्र रक्षा मंत्री ने उस संबंध में सदन के सामने कुछ विचार प्रकट किए थे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है उस दस्तावेज को पढ़ें। वो प्रचार के लिए दस्तावेज नहीं है, वो तथ्यों का विवरण है। तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए, आरोपों प्रत्यारोपों के आधार पर नहीं। उस दस्तावेज को पढ़ने के बाद अगर सदन इस परिणाम पर पहुंचता है कि इस मामले में कुछ और करने की आवश्यकता है तो सरकार का सहयोग उन्हें मिलेगा। एक सुझाव आया है और श्री इंद्रजीत गुप्ता ने यह प्रश्न खड़ा किया था कि क्या हम चर्चा भी नहीं कर सकते। चर्चा हवा में नहीं होना चाहिए। चर्चा आरोपों और प्रत्यारोपों के वातावरण में नहीं होना चाहिए। चर्चा के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए और ठोस आधार है। जो दस्तावेज प्रकाशित हुआ है उसे आधार बनाकर चर्चा की जा सकती है। सदन के कुछ प्रमुख सदस्यों की समिति भी बनाई जा सकती है। श्री इंद्रजीत गुप्ता जैसे, श्री गुजराल, मुलायम सिंह यादव जी, चंद्रशेखर जी, उन्हें हाथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। और शिवराज जी पाटिल और भी नाम आवश्यक हों तो उनका इसमें समावेश किया जा सकता है। वो तथ्यों को देख लें और अगर वो इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सदन में चर्चा के साथ साथ कोई संसदीय समिति भी होना चाहिए तो सरकार उस पर आपत्ति नहीं करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप को आधार बनाकर मीडिया में प्रकाशित सामग्री को लेकर अगर आरोप लगते हैं तो कोई तो जिम्मेदारी लेना चाहिए। आरोप लगाने वाले ये तो कम से कम अनुभव करें कि उनसे उनकी बात को सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। रक्षा मंत्री ने जो दस्तावेज प्रकाशित किया है, जो वक्तव्य दिए है, वो सर्वदलीय समिति जो आपके कक्ष में मिली थी, अध्यक्ष महोदय उसके निर्णय के अनुसार किए। उन्होंने किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं किया। उन्होंने सदन को या देश को गुमराह करने की कोशिश नहीं की। मगर जब देश के रक्षा मंत्री के ऊपर अनर्गल आरोप लगते हैं तो सारी व्यवस्था पर चोट होती है। उनके दिल पर भी आघात लगना स्वाभाविक है। इसका रास्ता निकाला जा सकता है, समस्याओं के हल ढूंढे जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बात को संदेह की नजर से देखने की आदत छोड़ दें। कोई सार्वजनिक प्रश्न आता है तो तत्काल मन में यह सवाल उठता है कि कुछ दाल में काला जरूर है। अगर दाल में काला है तो उसकी जांच होना चाहिए। हम 40 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अब भ्रष्टाचार से समझौता करें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम गलत समझौते के लिए तैयार होते तो आज शायद यहां विश्वास मत प्राप्त करने की नौबत नहीं आती। हमने मिलीजुली सरकार को चलाने की पूरी कोशिश की, अच्छी तरह से चलाने की कोशिश की, चल रही है। आज शाम को और तेजी से चलेगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के चलने और न चलने का सवाल नहीं है। ये देश चलेगा कि नहीं चलेगा,
जनता का निर्णय मान्य होगा या नहीं? एक मिलीजुली सरकार की आलोचना करने के बाद फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी तो क्या वो उन दोषों से बचेगी जिन दोषों के लिए आज हमको अपराधी करार दिया जा रहा है? मिलीजुली सरकार की सीमाएं हैं और अभी हमें उन सीमाओं को समझना है, उनके अनुसार आचरण करना है। कांग्रेस पार्टी का संकोच, कांग्रेस पार्टी की झिझक मैं समझ सकता हूं, लेकिन उनका मन बटा हुआ है। हमें हटाने की उत्कट लालसा और सत्ता में भागीदार बनने की इच्छा और उसके साथ अपने बल पर आगे बढ़ने का फैसला। कठिनाइयां हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कठिनाइयों को हल करने का लोकतांत्रिक तरीका निकाला जाएगा। अच्छा है 2 दिन बहस चली है, जरा गर्मा गर्मी जरूरत से ज्यादा हुई। थोड़ा संयम चाहिए और ये बात सब दलों पर लागू होती है। लोकतंत्र हमारा सबसे बड़ा आभूषण है, हथियार है। एक जीवन व्यवस्था के रूप में हमने उसे स्वीकार किया है। हर नागरिक की समानता, उसके अंदर गारंटी प्राप्त है। इस देश को एक रखने के लिए लोकतंत्र को सबल करना, लोकतंत्र को पुष्ट करना आवश्यक है। संगमा जी ने इंस्टीट्यूशंस की बात कही थी, बाद में चंद्रशेखर जी ने उस पर जोर दिया। संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए, कुछ मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। मेरे बारे में कहा गया कि मैं तो पालन करना चाहता हूं, मगर मुझे इस तरह से घेर कर रखा गया है कि मैं असहाय हो जाता हूं, मैं विवश हो जाता हूं। इतना कमजोर तो मैं नहीं हूं। राष्ट्र के हित के लिए जो निर्णय आवश्यक है वो हमने सारी शक्ति के साथ किए, सारे संकल्प के साथ किए। पता नहीं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को और खासकर मुलायम सिंह जी को, जो कभी कभी बड़े कठोर बन जाते हैं, ये बात कहां से आती है कि मेरे और अडवाणी जी के बीच में मतभेद है। कोई इसका अर्थ नहीं है भाई। शरद पवार नहीं है, आपको मुखौटा कहा गया, इसलिए मुझे अफसोस है। मुखौटे की चिंता मत करिए, मुखौटा उतार कर फेंका जा सकता है। अगर ये मुखौटा उतर जाएगा हम आपके साथ होंगे। बहुत अच्छा, फिर आने के लिए तैयार रहिए। जिस दिन आरएसएस का मुखौटा उतार देंगे हमें कोई विरोध नहीं। अध्यक्ष महोदय, मतभेद की बात हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री शरद पवार और श्री शिवशंकर जी में तो समझ में आ सकती है मतभेद की बात, लेकिन हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अडवाणी जी का और मेरा साथ केवल राजनीति का साथ नहीं है। जब मैं पहली बार लोकसभा में चुनकर आया तब से अडवाणी जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मुझे सहयोग दे रहे हैं। भारत के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन किया है। अलग अलग सवालों पर राय भिन्न हो सकती है। नहीं, क्या आप सब एक राय के हैं? मुलायम सिंह जी के आप में और बेंजू प्रसाद जी में राय अलग अलग नहीं होती किसी मामले को लेकर, मुझे मालूम है। कभी नहीं हो, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं, फैसले का वक्त आ गया है। आप तय करिए। हमें जो सेवा करने का मौका मिला था, हमने 13 महीने में इस बात का थोड़ा सा संकेत दिया है कि अगर हमें पूरा समय मिलेगा तो हम देश का किस तरह से कायाकल्प करेंगे।
आखिर चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। 13 महीने का काल कोई बहुत लंबा काल नहीं है, लेकिन 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। उनकी आलोचना करके तथ्यों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। व्यक्तिगत आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट कड़वाहट प्रकट करके जो हमारी उपलब्धियां उन पर पानी नहीं फेरा जा सकता। मत मानिए जो ओपिनियन पोल हो रहा है आप उसको। क्या वो जनमत का प्रकटीकरण नहीं है? लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं कि हमें सेवा करने का आगे मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है ये सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।